एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिपस्टिक आदिया। और हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करें और अपनी सफलता का सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारे सामने क्या है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस यहाँ पर हमारे सामने है। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारे सिलेबस को, और उससे भी पहले हमें चेक करना चाहिए कि अगर हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं या जिस पेपर को हम देने वाले हैं उसमें कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे और हमें उसमें से कितना पढ़ना है। क्योंकि आजकल स्मार्ट स्टडी का जमाना है और बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम पढ़ के हमें बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्कीम की बात करेंगे कि आपके एग्जाम की जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपका आता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। यहाँ पर आता है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री दोनों ही हमको पढ़नी है, मगर किस रेफरेंस में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के रेफरेंस में स्पेशल पढ़नी है। यानी यहाँ पर ये तय हो चुका है कि हिस्ट्री के जो अधिकतर क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से आएंगे। यानी हमें इधर उधर का नहीं पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट तो ये क्लियर है। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो दो चीजें, 1857, ठीक है, पहला, और दूसरा आता है हमारे पास में 1957। पहला आता है 1857 और दूसरा आता है 1949, सॉरी। ठीक है, तो दो चीजें हमें मेनली इसमें पढ़नी होती है नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन कितने आने हैं, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल हमारे पास होते हैं 30 नंबर। अब ये 30 नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, तो पहली चीज यहाँ पर मैं क्लियर कट बोलना चाहूंगी, 30 में से 30 नंबर आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे। यहाँ जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप कर लेंगे, मगर 5 क्वेश्चन का हेर फेर 101% यहाँ से हो ही जाता है। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको कम लगेगा, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया क्वेश्चन बन के आपके सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो हम हिस्ट्री के लिए बहुत ही टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, इसी चैनल पे करेंगे। आप यहीं पर देखते रहिए, फर्स्ट पेपर की यहाँ पर पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, उससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम बुक्स पर भी डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री 1857, 1949, इसमें एक और आता है जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, वहां से कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है और नहीं भी बनता है। उसके अलावा महात्मा गांधी है, जो आपके जितने भी किसान आंदोलन हुए, जन जागरण है, धार्मिक जन जागरण है, धार्मिक आंदोलन है, और जो हमारे प्रमुख नेता है, महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, ये सब आपको इसमें मोटे मोटे तौर पर पढ़ना होता है। तो इन सब के लिए जो बुक हमारी रेफर की जाती है वो है भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास जो बुक है, इंडियन हिस्ट्री, वो बुक आती है 12th स्टैंडर्ड की। ये बुक है, हिस्ट्री की बुक है, आरबीएससी बोर्ड की। आपका जो सारा टॉपिक है वो सब सिर्फ इस एक ही किताब से आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आती है 10th की सामाजिक विज्ञान की आपकी किताब। ध्यान रखिए, मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ। अगर आप सेकंड ग्रेड साथ में लेके चलते हैं, यानी अगर आपको इस चीज का कोई इश्यू नहीं है कि भाई आपके सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट अलग है या फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट अलग है, अगर आपके दोनों में ही सेम सब्जेक्ट है तो आप इसके साथ में 9th की बुक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 9th की बुक आप इसके साथ में 10th की बुक के साथ में आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो टोटल सिलेबस है वो हमारा 9th की बुक से 100% मैच होता है। आजकल राजस्थान सरकार ने हमारा राजस्थान जो बुक्स चलाई थी वो अभी शायद बंद हो गई है, और इसी सेशन से 9th में राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक बुक चली है आरबीएससी बोर्ड में, तो उसमें से आप अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। बाकी
10th बोर्ड की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है, और 12th की एक भारत का इतिहास है जो 2021 के सेशन से ही आरबीएससी में बंद कर दी गई है। ये आपको पुरानी बाजार से लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है हमारा ये टॉपिक। यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको यहाँ से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ इतना याद कर लें, ये बहुत काफी है। इसके अलावा आपको ना नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन आपको जो है कोचिंग लेने की जरूरत है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर 5 हिस्सों में डिवाइड है। पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है स्टैटिक्स, तीसरा है मैथमेटिक्स, चौथा है हिंदी और पांचवा है इंग्लिश। ये पांचों पार्ट जो हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस बनाते हैं, यानी एक पार्ट जो है वो आपके 4 क्वेश्चन लेके यहाँ पर आता है। तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो बहुत ही सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश होती है। इंग्लिश के लिए आप 8वीं या 10वीं की जो बुक्स आती हैं ग्रामर की, कोई भी जो आपकी चलती है, जैसे जनरल संजीव पासबुक का नाम लिया जाता है, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो सिंपल आप ग्रामर बुक कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है। हिंदी के लिए मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगी कि रचना प्रबोध करके यहाँ पर बुक आती है एक 9th से 12th की, आप वो पढ़ें। इनफ है, मोर देन इनफ है, काफी है आपके लिए। मैथमेटिक्स आप कुछ फॉर्मूलाज फिक्स होते हैं, आपको वही पढ़ने हैं। उसमें भी मैं जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगी आपको कि क्या क्या पढ़ना है। स्टैटिक्स और मेंटल एबिलिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो इस तरीके से यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो कि 40 नंबर आपको लेके जाते हैं। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 40 में से आप कोशिश करें तो 35 मार्क्स तक आप ला सकते हैं, यानी 20 में से आप 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, अगर आपकी कमांड है मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स पर। तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो है वो बहुत ही सामान्य स्तर की यहाँ पर आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, जो थर्ड पार्ट है इसका वो है करंट अफेयर। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उन लोगों को जाता है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस वाले पार्ट में आपके क्वेश्चंस सही जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब करंट अफेयर का क्या है, यहाँ पर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर का मतलब हो गया कि आपका जनरल अवेयरनेस अभी कितना है कि आपके आसपास, आपके स्टेट, आपके देश में क्या हो रहा है, कौन से खेल में क्या हुआ, कौन सी बुक लॉन्च हुई, कौन सी योजनाएं चल रही है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं, और मैं यहाँ ये बिल्कुल कहना चाहूंगी कि यही 10 क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों को रेस में आगे ले जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जो सब्जेक्ट वाइज जो होता है उसमें जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो हिस्ट्री अच्छे से कर जाते हैं, साइंस मैथ्स वाले बच्चे ये मेंटल और स्टैटिक्स वाला पार्ट अच्छे से कर जाते हैं, जनरल साइंस भी वो लोग ले जाते हैं। आर्ट्स में जैसे पॉलिटी है तो जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो ले जाते हैं। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वाले भी जैसे ये मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश इनमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो बच्चों के जो मार्क्स है वो अप डाउन कहाँ से होते हैं, वो होते हैं करंट अफेयर्स में। जिसका जितना अच्छा जनरल अवेयरनेस है वो यहाँ से क्वेश्चंस कर लेता है। पर इसमें भी एक एवरेज जो जाता है वो ये है कि इसमें क्या है, 5 क्वेश्चंस तो हर वो बच्चा कर लेगा जिसने अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, फोकस्ड तैयारी जिसको कहते हैं, वो भी 5 क्वेश्चंस कर लेता है। 5 से 7 क्वेश्चन के बीच का जो एवरेज है वहां पर आपको थोड़ा सा अपना टफ बैटल करना पड़ता है, थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है आपको वहां पर। ठीक, तो यहाँ से भी आप ये मान के चलिए कि 10 में से अधिकतम 7 नंबर वाला आप यहाँ पर स्कोर करेंगे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपका करंट अफेयर यहाँ पर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो पार्ट है इसका, जनरल साइंस में क्या आता है, 6 से 8 का जो बुक्स आपकी आरबीएससी की चलती है, इसमें जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं आप वो टॉपिक्स देखें, उन बुक्स से आप उनको रेफर कर सकते हैं। नहीं तो इसी चैनल पे जनरल साइंस टोटल पढ़ाया गया है 6 to 10 का, आप उसे भी चेक कर सकते हैं।
इंडियन पॉलिटी की अगर बात करें तो आपको इंडियन पॉलिटी कहीं बहुत बड़ी किताब से या बहुत बड़ी गाइड से नहीं पढ़नी है। 10वीं आरबीएसई बोर्ड की जो सामाजिक की किताब है और जो इस सिलेबस में मेंशन टॉपिक है वो बिल्कुल सेम टू सेम दिए हुए हैं। आपको उससे एक शब्द भी बाहर नहीं करना है। इंडियन पॉलिटी के लिए मैं कहूंगी कि इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि आप मतलब मटेरियल है वो कम पढ़े और क्वेश्चंस ज्यादा करें। क्योंकि आजकल इंडियन पॉलिटी में क्या हो गया है कि क्वेश्चंस जो देने का तरीका है वो फैक्चुअल खत्म हो गया है। आजकल क्या करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे 4 लाइनें हैं उसमें से सत्य असत्य आपको बताना होता है। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी क्या है, थोड़ा सा डिटेल चला जाता है। अब डिटेल में ये होता है कि हमारे पास ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट का इतना कुछ होता है कि अगर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ने लगे तो हम हिस्ट्री, ये मैथ्स, करंट अफेयर्स, ये मैनेजमेंट, ये कब पढ़ेंगे। तो ज्यादा बेटर ये होता है कि आप 10वीं जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है, आप मटेरियल उसमें से लें और क्वेश्चंस इसके जितने हो सके उतने निकालें, तो उससे आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ये क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के लिए 8th की हमारा राजस्थान एक बुक चलाई है आरबीएसई बोर्ड ने। आप बहुत छोटी सी बुकलेट है, 50 से 60 पेज की। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस में हमारा राजस्थान बुक्स चलती है। बुक्स के नाम पे वो मैगजीन्स हैं, छोटी छोटी सी 50-60 पेज की। मगर वो 50-60 पेज की जो बुक्स हैं वो आपकी, मतलब ये मानिए कि पेपर आउट वाली बुक है। उसके बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, हमारा राजस्थान जो आरबीएसई बोर्ड की 8वीं की किताब, आप उसमें से पढ़िए। अगर आपको उसके अलावा भी और डिटेल चाहिए तो 6वीं 7वीं की किताब भी आप ले सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी किताबें हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगी कि मैंने हर जगह आरबीएसई बोर्ड को इसलिए रेफर किया है कि देखिए, अब जब भी आंसर की निकलती है तो जो आपसे ऑब्जेक्शन माने जाते हैं वो कहते हैं कि ऑथेंटिक बुक्स आप हमें ऑब्जेक्शन के लिए दीजिए। ऑथेंटिक बुक कौन सी, आपकी गाइड्स नहीं। वो आपकी गाइड्स के ऑब्जेक्शंस कभी नहीं मानते। वो मानेंगे या तो बुक्स एनसीईआरटी की है या आरबीएससी की है या फिर किसी ऐसे राइटर की है जो बहुत ही मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, या जिनकी किताबें ऑलरेडी कहीं किसी बोर्ड में चलती है, उन्हीं राइटर्स को मानेंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आप आरबीएससी और एनसीईआरटी को लेके चले। इसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं तो ये आपकी बेवकूफी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें 3 सेक्शन है, जीएस यानी जनरल साइंस का, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का। ठीक है। 3 पार्ट है और 15 क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है हर एक पार्ट के पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के, 5 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के और 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान ज्योग्राफी के। यहाँ पर भी अब मैं एक बात और बोलूंगी आपको कि जनरल साइंस में भी मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान के जो टॉपिक हैं आप बिल्कुल उनको यहाँ से क्लियर करके जाएं। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी के लिए आप 10वीं की बोर्ड की बुक पढ़ें, आप 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन उसमें से निकाल लेंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में भी फिक्स क्वेश्चन है, जैसे एक जनगणना से क्वेश्चन आता है 101%, क्योंकि सेंसस जो है यहाँ पर करंट अफेयर में भी दिया हुआ है। ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन आता है, एक आता है इसके 101% मानसून से क्वेश्चन आता है, एक आता है कॉपेनहेम वर्गीकरण आता है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ फिक्स हैं, तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है। अब राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ऐसा नहीं है कि जो थर्ड ग्रेड के लेवल की जो ज्योग्राफी है कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। बहुत टू द पॉइंट स्टडी होती है और एक एक क्वेश्चन आपका वहां से आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर यहाँ पर लेके जाते हैं। अब यहाँ जो नहीं आने वाला है, देखिए वो सटीक ये है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो क्वेश्चंस आपको घुमाने वाले होंगे, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं असत्य असत्य वाले, उनमें बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है और एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग उस लेवल का नहीं होता कि आप वहां पर इतना दिमाग लगाएं कि क्या ये चीज सही है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम का प्रेशर होता है यहाँ पर और बहुत सारी चीजें होती है, हमारा खुद का फियर होता है और कैलकुलेशंस बहुत फास्ट चलती है और कई बार तो कई क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो वहां पर इंडियन पॉलिटी के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं कभी भी आपको सजेशन नहीं दूंगी कि अगर आपको तुक्का मारना है तो इंडियन पॉलिटी में कभी भी आप तुक्का नहीं मारे, कोई रिस्क इसमें ना ले। ठीक है।
ज्योग्राफी आप में आंकड़े जो हैं यहाँ पर गड़बड़ होते हैं। तो अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जब भी इसके जो रिलेटेड आंकड़े हैं जैसे अक्षांश देशांश को लेके हैं या फिर कुछ सीमाओं को लेके हैं, वो आंकड़े आप बिल्कुल अच्छे से रट लें। ठीक है, याद नहीं करना है, रटना है उनको। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आंसर वही सही होता है जो सवाल एक बार पढ़ने के बाद आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने उस चीज को बार बार रिकॉल किया है तो फिर वो 15 का 1.5 कब हो जाता है आपको भी पता नहीं चलता। तो ये चीज आपका दिमाग क्या करता है कि जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा और उसके साथ फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया वही चीज सही होती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं क्वेश्चंस को 4 बार पढ़े 5 बार पढ़े, तो वहां फिर कंफ्यूजन जितनी बार हो उतना बढ़ता जाता है। तो सवाल पढ़ते ही जो जवाब आपके दिमाग में आया 100% वो जवाब सही है। तो इसी के साथ आपको राजस्थान ज्योग्राफी करनी है। और जनरल साइंस में तो खैर फैक्चुअल चीजें चलती है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप तुक्का लगा सकते हैं ना ही उसको रट सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 15 क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पर 30 मार्क्स आपके यहाँ पर आपको गेन करने होते हैं। और ये तीनों ही चीजें ऐसी है जो आपकी एफिशिएंसी पर आप निर्भर करती है कि आप कितना स्कोर करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में जिसमें मैं बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी ऑथेंटिक गाइड को या किसी भी बुक को आप रेफर करें। क्योंकि मैनेजमेंट के जो आंकड़े हैं वो हर महीने बदलते हैं, हर साल बदलते हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसे आप जरूर देख सकते हैं, पर इसमें भी शायद 2017-18 के सेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी। तो आप इसे भी रटा रटाया नहीं देख सकते। इसके लिए अब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको इनकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स है इनकी, उन पर आपको यहाँ पर जाना है कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स आपको देखनी है और वहां से आपको इनके आंकड़े कलेक्ट करने हैं। अपना एक रजिस्टर लेके आपको अपना खुद का नोट्स इसमें बनाना पड़ेगा। इसमें कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप किसी और के भरोसे अगर मैनेजमेंट पढ़ के जा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन के साथ धोखा कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बढ़िया बात क्या है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट की जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि इसमें जो ये 15 क्वेश्चन आते हैं, इन 15 में से आप 15 ही क्वेश्चन सही कर सकते हैं। यानी ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर फ्री के हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर कह रही हूँ कि ये 30 नंबर आपके ऐसे हैं जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिनमें जरा सा आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ना है और टिक लगाना है और आंसर आपको वहां से आपके 2 नंबर आपको चुरा लेने हैं। ठीक है, तो ये 30 नंबर की जो स्ट्रेटजी है आपकी, ये एकदम फ्री स्ट्रेटजी है, बोनस स्ट्रेटजी है फर्स्ट ग्रेड के इस खिंचे हुए सिलेबस में। ये पूरा सिलेबस ऐसा है जहां पर आप कहीं रिस्क नहीं ले सकते, मगर मैनेजमेंट ऐसा है जहां पर बहुत स्कोर है और इससे आप बाकी बच्चों से लीड ले सकते हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर था कि हम 75 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे बड़ी बात होती है किसी भी एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हमारे पास टाइम कितना है, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट तो 1 घंटे के, ठीक है, और 30 मिनट यहाँ पर और यानी 1.5 घंटा। टोटल कितना हुआ, 90 मिनट आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। कितना, 90 मिनट आपको वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। क्वेश्चन कितने हैं आपके, 75 क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर क्या एवरेज लेके चलना है, आपको यहाँ एवरेज लेके चलना है कि हर क्वेश्चन को आपको सिर्फ 1 मिनट देना है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में घड़ी नहीं भी हो तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी आपका दिमाग इस बात को श्योर कर दे कि मैंने 1 मिनट दिया है इस क्वेश्चन को। आप इतनी प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चंस की कि जब आप पेपर पे पेन चलाएं तो आपका पेन खुद कह दे कि ये 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है और हमें इस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, इसे छोड़ देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको जंप कर जाना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ये होता है कि पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करने ही नहीं होते हैं, जिनमें बोनस अंक मिल जाता है, उनमें हम क्या 5 से 10 मिनट अपने बर्बाद कर देते हैं और यहाँ पर हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है। अगर आप 75 मिनट अपने 75 क्वेश्चन को देते हैं तो उसके बाद आपके पास कितने बचते हैं, 15 मिनट बचते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट आपके तसल्ली से ओएमआर शीट को भरने के होते हैं।
ठीक है। ओएमआर शीट भरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। आपने क्वेश्चन सही किया, अगर ओएमआर में आपकी फिलिंग गलत हो गई, अगर ओमान में फिलिंग गलत हो गई तो आपका वो आया हुआ क्वेश्चन का 2 नंबर जो है वो आपको 2/3 माइनस में ले जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप सही क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, सही टाइम से भी कर रहे हैं, मगर उसको सही ओएमआर में आपको भरना भी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर देने आने के बाद में पेपर से आंसर की मिलाते हैं, और होता क्या है कि हमें किससे आंसर की मिलानी चाहिए, अपनी ओएमआर से मिलानी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, वो पास पास गोले रहते हैं, आंसर हमें पता है कि ए है, हमने भर दिया उसका बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमने तो पेपर में तो ए लगा रखा, तो मेरी तो इतने नंबर आने चाहिए। ठीक है, हम ये भूल गए कि हमने ओएमआर में बी भरा है, तो वो तो -2/3 में चला गया, वो +2 में नहीं आया वही हमारे पास। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ओएमआर भरने की। तो आप अपनी ओएमआर को पूरे 15 मिनट यहाँ पर देंगे और शांति से अपनी ओएमआर भरेंगे। ओएमआर शीट कैसे भरनी है इसका भी हम एक अलग से वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ओएमआर शीट भरना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उसे कह सकते हैं कि कला है, ओएमआर शीट कैसे भरी जाए। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से इतना लंबा हो चुका है कि मैं सोच रही थी इसी में मैं सिलेबस डिस्कशन कर लूँ, पर सिलेबस डिस्कशन के लिए मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगी कि किस तरीके से हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले रणनीति किस तरीके से बनाई जाती है, उसको स्कीम किस तरीके से बनाई जाती है। तो कोई भी बाहर का आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको किस स्कीम से तैयारी करनी है, क्योंकि बेवकूफ़ नहीं है आरपीएससी वाले जो यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के नाम की ये टेबल आपको देते हैं। आपको किसी के कहने के अनुसार तैयारी नहीं करनी है, आपको इस टेबल के अनुसार तैयारी करनी है। अपनी एफिशिएंसी को चेक करना है कि आप कितने कैपेबल हैं, आपके कमांड में कौन सा सब्जेक्ट है, आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सिलेबस की तैयारी हमें कैसे करनी है, यहाँ पर टॉपिक्स किस तरीके से क्लियर करने हैं। तो फिलहाल बस इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।